प्रिय परीक्षार्थियों, मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आपकी अपनी और फेवरेट टीचिंग परीक्षा में। मैं एक बार आपके साथ हूं मोना मैम। तो हमारे यहाँ पे सीटेट की जो पेपर 1 में ईवीएस की क्लास हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की जो है हमारी फर्स्ट क्लास है जो सिलेबस और थीम्स के ऊपर है। यानी कि मैं आज सिर्फ आपको ये बताने वाली हूँ कि हमारा सिलेबस क्या रहने वाला है और आपके एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वाली क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो हम चलते हैं, सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं जो कि हमारी फर्स्ट लेक्चर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर मुझे किसी वृक्ष को काटना है तो उसके लिए मुझे कुल्हाड़ी लगेगी। उस कुल्हाड़ी को मैं क्या करूंगी, सबसे पहले उस पे धार करूंगी। अगर मुझे समय दिया गया है कि मुझे 6 घंटे में एक वृक्ष को काटना है तो मैं क्या करूंगी, उस पे 4 घंटे किसमें लगाऊंगी, उस कुल्हाड़ी को धार करने में लगाऊंगी। और फिर बचे हुए 2 घंटे में देखना कि आपकी जो वृक्ष है, आपका जो पेड़ है, कितनी जल्दी कट जाएगा, है ना। तो इसी कॉन्सेप्ट पे अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारा टारगेट क्या है, 30 आउट ऑफ 30 लाने का है ना। सभी का टारगेट है यहाँ पे 30 आउट ऑफ 30 का, सभी का टारगेट है 30 आउट ऑफ 30 का। तो आपको क्या करना है, आपके पास टोटल 75 डेज है। एग्जाम के लिए कितने डेज बचे हैं, 75 डेज बचे हैं। तो आपको क्या करना है, पहले के जो 2 महीने हैं, पहले के जो 2 मंथ है, आपको क्या करना है, एकदम रगड़ के प्रैक्टिस करना है। सिलेबस कंप्लीशन पे ज्यादा ध्यान देना है, पेडागोजी पर ज्यादा ध्यान देना है। और बचे हुए 15 दिनों में जिस तरीके से हमने ये 2 घंटे में पेड़ को काट लिया, तो बचे हुए 15 दिनों में हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीवाईक्यूज करेंगे, टेस्ट सीरीज करेंगे और रिवीजन करेंगे। तो ये जो रहने वाली है हमारी स्ट्रेटेजी रहने वाली है ईवीएस पेपर के लिए। तो सभी रेडी है, सभी टारगेट 30 आउट ऑफ 30 के लिए रेडी है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्होंने पहले भी सीटेट दिया है और अभी कुछ नए बच्चे भी होंगे जो पहली बार सीटेट की एग्जाम देने वाले हैं। तो अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है तो वो भी कर सकता है, ठीक है। जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है कि मुझसे ये पेपर में ये गलती हुई थी, अब मैं वो पेपर में गलती नहीं दोहराऊंगा, तो अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुझसे शेयर कर सकते हैं, ताकि दूसरे बच्चों को भी इससे मोटिवेशन मिले और वो भी ये गलती ना करे, ठीक है। चलिए, सभी रेडी है, सभी रेडी है। और अगर आप रेडी है तो जल्दी से टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम अपनी ईवीएस की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और मैं सबसे पहले आपको एक बताने वाली हूँ कि जो ये एनवायरमेंट ईवीएस जो हम पढ़ने वाले हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ने वाले हैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले, पूरा हम एनसीईआरटी से पढ़ने वाले हैं। एनसीईआरटी को पूरी हम छान मारेंगे और एक भी क्वेश्चन को अब इस बार हम नहीं छोड़ेंगे, हर एक बात हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। तो आपने जब क्वेश्चंस देखे होंगे प्रीवियस ईयर के, तो सारे जो रहते हैं एनसीईआरटी बेस्ड रहते हैं, ठीक है। तो आपको कौन कौन सी क्लास की एनसीईआरटी पढ़ना है ये भी आपको पता रहना चाहिए कि हमें 3rd क्लास की, 4th क्लास की और 5th क्लास की जो ईवीएस की बुक रहती है, पर्यावरण अध्ययन की बुक रहती है, आपको वो पढ़ना है। और इस बार आप देखेंगे तो 6th और 7th के एसएसटी से भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। 6th और 7th क्लास की जो एसएसटी की बुक है, ठीक है, उससे भी आपको बहुत सारे ईवीएस में क्वेश्चन पूछे गए थे। और थोड़ा सा आपको साइंस पर भी ध्यान देना है। किस पर ध्यान देना है, साइंस के कुछ बेसिक फॉर्मूले से भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में। तो इस तरीके से हमें पढ़ाई करना है, ठीक है। तो हमारी जो फर्स्ट क्लास है, हम इस पे यही डिस्कस करने वाले हैं कि हम कैसे अब स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ने वाले हैं। कल से हमारी जो क्लास होगी पूरी टॉपिक वाइज क्लास रहेगी, ठीक है। टॉपिक वाइज हम क्लास को स्टार्ट करेंगे, तो आपको पूरी सीरीज को लास्ट तक देखना है। अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 पाना है तो पूरा जो ईवीएस है आपको लास्ट तक मेरे साथ बने रहना है। और हम बहुत ही अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से एकदम ईवीएस को पढ़ने वाले हैं। तो ये जो एनवायरमेंट में ईवीएस बार बार कह रही हूँ, तो ये एनवायरमेंट कहाँ से लिया गया है, ये जो वर्ड है एनवायरमेंट कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। अब वो फ्रेंच वर्ड क्या है, फ्रेंच, फ्रेंच आपने कहाँ कहाँ सुना है, फ्रेंच वर्ड से लिया गया है। तो जो एनवायरमेंट है यानी कि एनवायरनर, फ्रेंच वर्ड एनवायरनर जो है उससे हमने क्या किया है, एनवायरमेंट वर्ड की खोज की है। अब इस एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, नेबरहुड।
ठीक है, जैसे हमारे पड़ोसी हो गए, हमारी फैमिली हो गई, फ्रेंड्स हो गए, हमारा कार्य हो गया, ये सारी चीजें हमारे एनवायरनमेंट के अंदर आती है। जितनी भी हमारी पड़ोस की चीजें हैं, जितनी भी हमारी आसपास है, जो भी चीजें हमारे आसपास हमें दिखती है, पक्षी दिखते हैं, जानवर दिखते हैं, पेड़ पौधे दिखते हैं, तो सारी चीजें किसके अंदर आती है? एनवायरनमेंट के अंदर आती है, पर्यावरण के अंदर आती है। तो ये जो था ये आपको याद रखना है कि क्या करना है आपको। एनवायरमेंट वर्ड फ्रेंच वर्ड से लिया गया है और वो फ्रेंच वर्ड क्या है? एनवायरनर है। ये हमारा आज का पहला जो टॉपिक था, जो एनसीईआरटी से, देखिए आपको ऐसा डू यू नो सीरीज जो हमने चलाई थी, ये जो वर्ड ओरिजिन है, आपको ऐसे पिक्चर्स दिखेंगे जब आप एनसीईआरटी बुक देखेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं कि ये जो एनवायरनमेंट हमने देखा है, ये जो पर्यावरण देखा है, उसमें दो चीजों से बना रहता है ये एनवायरनमेंट। एक होता है बायोटिक कंपोनेंट, एक क्या होता है? बायोटिक यानी कि जीवीय। अब देखिए नाम से ही समझ आ रहा है, नाम से ही समझ आ रहा है कि जीवीय यानी कि जो जीवित है। ठीक है, जीवीय से क्या बन रहा है? जीवित वर्ड बन रहा है, यानी कि जो जिंदा है, जो जिंदा है। ठीक है, यानी कि जिसमें जान है उसे हम क्या कहेंगे? जीवीय कहेंगे। ठीक है, तो हम किसके अंदर आते हैं? चलिए बताइए, सभी बताएंगे कि हम जो है, मनुष्य जो है, वो बायोटिक में आते हैं कि एबायोटिक में आते हैं? चलिए सभी को आंसर करना है। मैं बीच बीच में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। ठीक है, हमें क्या करना है? एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है। तो बीच में हम छोटे छोटे क्वेश्चन को भी क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे कि जो मनुष्य है, जो मानव है, बताइए बायोटिक में आता है कि एबायोटिक में आता है? जी सत्यनारायण जी, दोनों में कैसे आएगा बेटा? चलिए सभी बताएंगे किस में आते हैं हम? बायोटिक में आते हैं। जीवीय, हम जीवित है ना? आप लोग सभी जीवित है कि नहीं है? सब में जान है कि नहीं है? कि हम किस में आते हैं? अजीव में आते हैं। अजीव में हम कैसे आएंगे? हमारे में तो जान है, तो हम किस में आते हैं? बायोटिक में आते हैं। जितने भी जानवर रहते हैं, जो पौधे रहते हैं, जिनमें जान होती है, वो किस में आते हैं? बायोटिक के अंदर आते हैं। और एबायोटिक के अंदर यानी कि अजीव के अंदर कौन आते हैं? जिनके अंदर जान नहीं होती है। ठीक है, जो जीवित नहीं है। जैसे कि कोई भी हमारा, हम टेम्परेचर ले लेते हैं, तापमान ले लेते हैं, तापमान ले लेते हैं। ठीक है, क्या इसमें जान है? तापमान में जान है? नहीं है। अगर हम अपना लैंड लेते हैं, जहाँ पे हम रहते हैं, उसमें जान नहीं रहती है। अगर हम क्या करते हैं? ह्यूमिडिटी लेते हैं, जो भी चीजें जिसमें जान नहीं रहती, टेबल हो गया, ये पेन हो गई, इसमें जान नहीं है, तो ये किसमें आएगा? एबायोटिक के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। अगर इसमें से एक भी चीज नहीं रहेगी तो हमारा काम नहीं चलने वाला है। अगर ये पेन नहीं रहेगा तो क्या मैं लिख पाऊंगी? मैं बिल्कुल भी नहीं लिख पाऊंगी और आपको समझा भी नहीं पाऊंगी, है ना? तो अगर ये दोनों चीजें हैं, तभी वो किसके अंदर आएंगे? एनवायरमेंट। ये दोनों मिलकर हमारा पर्यावरण यानी कि एनवायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे मैं आपको एक सैंपल बताती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन आपके सीटेट में भी पिछली बार ही पूछा गया है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है 7th क्लास की एनसीईआरटी से लिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको देखिए इसी तरीके से पढ़ाने वाली हूँ कि कौन सी क्लास का ये क्वेश्चन है, मैं ये तक के आपको बताऊंगी कि आपको ये वाला जो क्वेश्चन है कौन सी क्लास की बुक में मिलेगा। हम इस तरीके से पूरी एनसीईआरटी जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको ऐसा पढ़ना है तो बिल्कुल आप टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपकी जो पढ़ाई एकदम बढ़िया शानदार तरीके से हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो देखिए ये एनसीईआरटी का क्लास 7th का क्वेश्चन है। इसके पहले ज्यादातर 6th और 7th नहीं आता था। 6th और 7th क्लास के क्वेश्चन ज्यादा एग्जाम में पूछे नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ पे हम एक दो बार से ये देख रहे हैं कि 6th और 7th के भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, जो हम पूरा यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सभी रेडी है ना? सभी रेडी? आज की हमारी पहली क्लास है, तो जितना ज्यादा हो सकता है आप शेयर करिए। आप जितना ज्यादा अपने ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स को बताएंगे, तो यहाँ पे ईवीएस की क्लासेस चल रही है, तो उतने लोग जुड़ने लगेंगे और हम और भी अच्छे तरीके से, ये हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा। ठीक है, तो हम और भी अच्छे तरीके से आपके लिए कंटेंट लेकर आएंगे। ठीक है, चलिए तो देखिए ये अब मैं क्वेश्चन आपको सॉल्व कराती हूँ कि ये क्लास 7 की एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी भी कैसे हम एनसीईआरटी में देखेंगे। तो पृथ्वी की आयतन में क्या क्या चीजें होती है?
अब पृथ्वी के आयतन में 3 चीजें होती है, वो कौन सी 3 चीजें हैं? क्रस्ट, मेंटल और कोर। क्रस्ट, मेंटल और कोर यानी कि प्रॉपर्टी, मेंटल और कोर। ठीक है, तो जो ऊपर वाला भाग रहता है, ये ऊपर वाली जो सबसे आखिरी वाली लेयर रहती है पृथ्वी की, वो क्या कहलाती है? क्रस्ट यानी कि प्रॉपर्टी कहलाती है। ठीक है, उसके अंदर की जो लेयर रहती है उसे हम क्या कहते हैं? मेंटल कहते हैं। और उसके अंदर जो भी पोर्शन रहता है ये वाला, हम उसे क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो ये तीनों जो है वो कितने हमारी पृथ्वी पर प्रेजेंट है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। तो देखिए, पृथ्वी के आयतन में क्या क्या चीजें होती है वो तो हमने देख लिया। क्रस्ट होता है, मेंटल होता है और कोर होता है। ये आपको 3 याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 3 नाम भी याद रखना है कि क्रस्ट, मेंटल और कोर होते हैं। अब वो कितने होते हैं, अब वो कितने होते हैं ये हम कैसे पहचानेंगे? देखिए, अब एनसीईआरटी में आपको ये दिया हुआ है डू यू नो में। ज्यादा आप देखेंगे कि डू यू नो से हमें क्वेश्चन मिल रहे हैं कि पृथ्वी के आयतन का 1% जो है वो प्रॉपर्टी होता है। 1% जो होता है वो क्या होता है? क्रस्ट होता है। याद रखेंगे, मैं वापस से क्वेश्चन में आऊंगी और सभी को आंसर करना है। ठीक है, सभी को आंसर करना है कि मैंने क्या क्या आपको बताया है, और आप सभी कमेंट में भी लिखते जाइए कि कितना परसेंट हमें पता चल रहा है, तो आप ये प्रैक्टिस होगी। 1% जो रहता है क्रस्ट रहता है, प्रॉपर्टी रहती है। ठीक है, 84%, 84% क्या रहता है? मेंटल रहता है। देखिए, एनसीईआरटी में पूरा प्रूफ के साथ आपको दिया हुआ है। और 15% जो रहता है वो क्रोड यानी कि कोर रहता है। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर वापिस कि 1% क्रस्ट होता है, यह भी हमने देखा। 84% मेंटल होता है, ये भी अभी हमने देखा है। और 15% कोर होता है। क्लियर है? तो यानी कि तीनों चीजें जो है वो करेक्ट दी हुई है। तो हमारा आंसर क्या हो गया कि ए, बी और सी जो है वो तीनों करेक्ट है। क्लियर है? देखिए, एक स्टूडेंट ने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि मैं इस बार बीएड में एडमिशन लिया है, तो मैं सीटेट का एग्जाम दे सकता हूँ क्या? तो हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल भी आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है हमारा क्या बन गया है? ए, बी और सी जो है वो तीनों करेक्ट है। तो 1% क्रस्ट रहता है, 84% मेंटल रहता है और 15% क्या रहता है? कोर रहता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो देखिए, ये दो जो था ये हमारा पहला क्वेश्चन आज का सैंपल क्वेश्चन है। सिर्फ मैं आज आपको सैंपल क्वेश्चंस बता रही हूँ कि किस तरीके के एग्जाम में आते हैं और हमें अपनी तैयारी को कैसे मजबूत करना है। और अगर आपको तैयारी को मजबूत करना है तो हमारे कोर्सेज को भी बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको कुछ हमारी जो थीम्स है, सिलेबस को क्या किया गया है, यहाँ पे थीम्स में बांट दिया गया है। जो भी 3rd, 4th, 5th की एनसीईआरटी है, 3rd, 4th, 5th की जो ईवीएस की एनसीईआरटी है, उसको पूरे थीम्स में बांट दिया गया है। इसको क्या नाम दिया है? सिलेबस नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये जो थीम्स है, पहले जो होती है हमारी मेन थीम होती है, यानी कि मुख्य थीम। मुख्य थीम जो है उसके अंदर पहला जो आता है क्या आता है? परिवार एवं मित्र आता है, यानी कि फ्रेंड्स एंड फैमिली। ठीक है, दूसरा जो आता है क्या आता है? भोजन आता है, यानी कि फूड। तीसरा जो आता है आश्रय आता है, यानी कि शेल्टर। और चौथा जो आता है जल, यानी कि वाटर आता है। जी गुलाम जी, ये सभी के लिए है। आप क्या कर सकते हैं, इसके बाद जो यूपी टेट और एच टेट की भी जो एग्जाम होगी उसके लिए भी ये यूजफुल रहने वाला है। ये जो ईवीएस हम पढ़ रहे हैं, यूपी टेट, एच टेट में भी इस तरीके का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत ही यूजफुल है। तो चौथी जो हमारी मेन थीम थी वो क्या थी? वाटर थी। पांचवी मेन थीम है क्या है? ट्रेवल है। और छठवीं जो मेन थीम है, हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू। थिंग्स वी मेक एंड डू। ठीक है, तो ये जो 6 है ये किसके अंदर आती है? मेन थीम्स के अंदर आती है। आप इसको आगे पीछे बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, पहले हम क्या करते हैं? परिवार में जन्म लेते हैं, पहले हमें परिवार मिलता है,
परिवार में हम बड़े होते हैं और हमें क्या मिलते हैं, हमारे दोस्त मिलते हैं, मित्र मिलते हैं। उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, भोजन की जरूरत पड़ती है, खाने की जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमें शेल्टर की जरूरत पड़ती है, ठीक है। उसके बाद हमें किसकी जरूरत पड़ती है, पानी की। पानी के बिना हम बिल्कुल जीवित नहीं रह सकते। फिर हम क्या करने जाते हैं, ट्रैवल करने जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, हम पैसे कमाने लग जाते हैं, तो हम क्या करने जाते हैं, यात्रा पर जाते हैं, ट्रैवल करने लग जाते हैं। और उसके बाद हमें जब और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है, हमारे पास और ज्यादा पैसा आता है, तो हम कुछ करने की सोचते हैं, अपना बिजनेस खड़ा करने की सोचते हैं, या हम मुझे लाइफ में ऐसा करना है, हम ये करने की सोचते हैं, यानी कि थिंग्स वी मेक एंड डू। तो ये जो सीरीज है इसे आपको आगे पीछे बिल्कुल नहीं करना है। एग्जाम में ऐसा भी पूछ सकता है कि हमारी ईवीएस की सेकंड थीम क्या है, तो सेकंड थीम जो है हमारी भोजन है, यानी कि फूड है। इसे आपको आगे पीछे बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये जो थी, ये 6 क्या है, हमारी मेन थीम है। और सिर्फ एक जो ऐसा है जिसके अंदर उप थीम आती है, यानी कि सब थीम। एक ही ऐसा है जिसके अंदर और क्या आती है, सब थीम आती है। बाकी आप देखिए किसी के अंदर आपको सब थीम नहीं दिखेगी। तो ये जो सब थीम है इसे भी आप आगे पीछे नहीं करेंगे, ठीक है। तो उप थीम किसकी बात कर रहे हैं हम, परिवार और मित्र की बात कर रहे हैं। तो परिवार और मित्र के अंदर हमारा क्या आता है, संबंध, यानी कि हमें बहुत सारे रिलेशन मिलते हैं, चाचा के, चाची के, दादा के, दादी के, हमें बहुत सारे हमारे रिलेशनशिप मिलते हैं, यानी कि वो किसके अंदर आ गया, संबंध के अंदर आ गया। दूसरी उप थीम क्या है, मित्र की अगर बात करें तो कार्य एवं खेल। हमारे मित्र बनते हैं, हम कार्य करते हैं, हम खेलते हैं, किसके साथ खेलते हैं, मित्रों के साथ खेलते हैं। तो ये किसके अंदर आ गया, कार्य एवं खेल के अंदर। तीसरी जो हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, पशुओं की, जानवरों की बात करेंगे। तो आज जो है हम सबसे ज्यादा भरोसा पशुओं पर ही कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे अपने घर में कभी डॉग भी पाला होगा, किसी के घर में गाय होगी, कुत्ते होंगे, बिल्ली होगी। तो पशु पर क्या करते हैं हम आजकल, ज्यादा भरोसा करते हैं। इंसानों से ज्यादा हम पशुओं पर ज्यादा भरोसा कर सकते हैं। तो ये भी किसके अंदर आ रहा है, रिलेशन के अंदर आ रहा है। ये भी हमारा क्या है, एक परिवार ही है, ये भी क्या है, हमारे मित्र ही है। तो पशु भी किसके अंदर आ गए, परिवार और मित्र के अंदर आ गए। चौथी जो चीज है वो क्या है, पौधे है, ठीक है। पौधों से भी हमारा रिलेशन बन ही जाता है। हम क्या करते हैं, घरों में बहुत सारे प्लांट्स लगाते हैं, छोटे छोटे, उनकी देख रेख करते हैं। जैसे हम अपने बच्चों की देख रेख करते हैं, हम प्लांट्स की भी उतनी ही देख रेख करते हैं, है ना। तो हमारी पशुओं से और पौधों से भी बहुत अच्छा रिश्ता बन जाता है, वो हमारी फैमिली के अंदर ही आते हैं। हम उन्हें कभी भी अपनी फैमिली के बाहर नहीं मानते। कोई मानता है क्या यहाँ पे, कोई मानता है फैमिली के बाहर पशुओं को और पौधों को? और मुझे आप ये भी बता सकते हैं कि किसी के यहाँ कोई पशु है क्या, कोई किसी ने जानवर को पाला है क्या, किसी के घर में कोई जानवर है क्या, तो उसके बारे में भी आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये जो है सब थीम, आप उसे भी ऊपर नीचे नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि कार्य एवं खेल, यानी कि वर्क एंड प्ले किसकी सब थीम है, वर्क एंड प्ले किसकी सब थीम है, तो आपको याद रखना, एकदम झट से आंसर आना चाहिए कि परिवार एवं मित्र की है, फ्रेंड्स एंड फैमिली की है, ठीक है। बिल्कुल भी आपको सोचने का टाइम नहीं है कि क्या करना है, कार्य एवं खेल, जल्दी से पूछा, मैंने टिक कर दिया, परिवार एवं मित्र, फ्रेंड्स एंड फैमिली। तो ये जो थीम्स है सिर्फ आपको सिलेबस बताने के लिए नहीं थी, सिर्फ आपको सिलेबस समझाने के लिए थीम्स नहीं है। इससे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, और हमें पता चला है कि हम कितनी चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये चीजों को हमें क्या करना है, इतनी चीजें पढ़ना है, इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, पूरे हम यहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड करने वाले हैं। एक एक बात हम एनसीईआरटी से उठाएंगे और उसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारा टारगेट इस बार जो है 30 आउट ऑफ 30 ही कहिए, बिल्कुल 29 भी कोई नहीं कहेगा, मतलब मुझे 30 में 30 ही चाहिए इस बार, ठीक है। तो ये जो थीम्स है इसे आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। ये आप एक बार अच्छे से देख लेंगे कि किसके बाद क्या आता है, याद कर लेना है कि मैंने पूछा शेल्टर के बाद क्या आता है, तो जल ही आता है, वाटर ही आता है, यात्रा कोई भी नहीं करेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हम पढ़ तो रहे ईवीएस के बारे में, लेकिन अगर हमें उसकी बेसिक बात ही नहीं पता है तो ईवीएस पढ़ने का मतलब क्या है, कि ईवीएस मतलब कि एनवायरमेंट डे,
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। सभी लिखेंगे कमेंट में, एक बार सभी को कमेंट में लिखते जाना है कि विश्व पर्यावरण दिवस, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो है 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, बेसिक चीज है, हम पूरा ईवीएस पढ़ लेते हैं और अगर हमें यही नहीं पता है तो हमारे पढ़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अगर हम ईवीएस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहला काम क्या है, हमें ये पता रहना चाहिए कि हमने एनवायरनमेंट डे कब मनाते हैं। ठीक है, तो कब मनाते हैं? 5 जून को मनाते हैं। याद रहेगा सभी को? चलिए अब देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन मैंने आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया है। आपको 4 कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए ये डायरेक्ट क्वेश्चन मैंने मैच द फॉलोइंग वाला एनसीईआरटी से उठा लिया है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं है। तो इससे आपको ये करना है कि पहले और दूसरे कॉलम को मैचिंग करना है। तो चलिए बताइए, जैव मंडल अगर वो कह रहा है, यानी कि अगर बायोस्फीयर की बात कह रहा है, चलिए सभी को बताते जाना है। और अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी पता चल रहा है तो आप क्वेश्चन भी बीच में डाल सकते हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, बीच में एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो। तो आप मुझे बताइए कि बायोस्फीयर का मतलब क्या होता है, यानी कि जैव मंडल क्या होता है। चलिए एक एक हम डिस्कस करेंगे, एक एक चीजें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बायोस्फीयर पे आते हैं। जैव, जैव अगर मैंने कह दिया, चलिए जल्दी से बताइए बायोस्फीयर क्या होता है। तो इसके पहले मैं क्या करती हूँ, अगर किसी का आंसर नहीं आ रहा है तो मैं इसके पहले आपको ये डायग्राम बता देती हूँ, तो फिर सभी से मुझे आंसर आने लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर मैं जल मंडल की बात करती हूँ, जल मंडल यानी कि उसे क्या कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर। अब जल मंडल यानी कि हमने हाइड्रोस्फीयर देख लिया, जल से समझ आ रहा है जहां पे पानी रहता है। जहां पे भी पानी रहता है, जैसे हमारी नदी हो गए, नाले हो गए, ओशंस हो गए, ठीक है, जितनी भी चीजें, समुद्र हो गए, वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी? जल मंडल के अंदर आएगी। अगर मैंने एटमॉस्फेयर कहा है, यानी कि वायुमंडल की बात करी है, तो हमारे एरोप्लेन जो है वायुमंडल में उड़ते हैं। ठीक है, तो एटमॉस्फेयर के बारे में आपने 4 लेयर्स सुनी होंगी, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर, मेसोस्फियर। तो वो सारी चीजें जो है किसके अंदर आएगी? हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर आएगी। यानी कि हम क्या करेंगे, उसमें गैसेस के बारे में बात करेंगे, कौन सी गैस ज्यादा पाई जाती है, वहां पे धूल, मिट्टी, सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी? एटमॉस्फेयर के, यानी कि वायुमंडल के अंदर आ जाएगी। अगर देखिए, मैंने क्वेश्चन आपसे जैव मंडल पूछा था, है ना, सबसे पहला जो क्वेश्चन मैंने पूछा था बायोस्फीयर पूछा था। तो बायोस्फीयर क्या होता है? इन तीनों का, जो मैं ये 3 बात कर रही हूँ, जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इन सभी का समावेश जो रहता है, हम उसे क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं, यानी कि जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, और ये जो था लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर यानी कि स्थल मंडल, यानी कि जो हमारी लैंड रहती है, ठीक है, जिसपे हम खड़े हैं, मैं जिस पर खड़ी हूँ, यानी कि मैं किस में खड़ी हूँ? अभी लिथोस्फीयर में हूँ। मैं कहाँ पे हूँ? लिथोस्फीयर में हूँ। ठीक है, क्लियर है? तो अब मुझे सभी आंसर देंगे ये वाले क्वेश्चन का, ये वाले क्वेश्चन का आप सभी आंसर करिए कि जो जैव मंडल बायोस्फीयर था वो कौन सा रहेगा, कौन सा यहाँ पे हमें ऑप्शन सही दिख रहा है। चलिए जल्दी से सभी बायोस्फीयर का आंसर करेंगे। बायोस्फीयर यानी कि जैव मंडल का आंसर करेंगे। तो इसमें क्या होता है? जो सारी चीजें एक साथ रहती है, जब सारी चीजें एक साथ रहती है, उसमें क्या दिख रहा है आपको? कौन सा दिख रहा है बायोस्फीयर में? अच्छा देखिए, जिसको बायोस्फीयर नहीं समझ आ रहा है वो मैं आपको सेकेंड वाला करवाती हूँ। पहले वायुमंडल कर लेते हैं, पहले वायुमंडल कर लेते हैं। अगर सभी को बायोस्फीयर में कंफ्यूजन है तो हम पहले एटमॉस्फेयर कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर सभी के लिए इजी रहेगा, यानी कि वायुमंडल। वायुमंडल यानी पृथ्वी को घेरने वाली वायु की चादर। इतना तो अभी सभी समझ गए होंगे कि ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, उसे हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं, यानी कि वायुमंडल। अगर आप पेपर में भी ऐसा कर सकते हैं, पेपर में भी आप ये मेथड अपना सकते हैं कि अगर आपको मैचिंग में पहला वाला नहीं आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि पहला वाला आए, आप क्या कर सकते हैं? सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हैं, सेकंड वाले ऑप्शन से भी आप आंसर देना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमने सेकंड का आंसर क्या लगा दिया? ए लगा दिया। सेकंड का आंसर मुझे क्या मिल गया? ए। दूसरा देखते हैं जल मंडल।
चलिए, जलमंडल जो है वो हमें क्या दिखता है? जलीय क्षेत्र जहां पे जल रहता है, डोमेन ऑफ वाटर, यानी कि हाइड्रोस्फीयर का थर्ड का मुझे क्या मिल गया? डोमेन ऑफ वाटर मिल गया। क्लियर है यहां तक? अब फोर्थ वाला देखते हैं, पर्यावरण। चलिए, पर्यावरण, एनवायरमेंट। एनवायरमेंट का मतलब क्या होगा? एनवायरमेंट का मतलब क्या होगा? जल्दी से सभी बता दीजिए। एनवायरमेंट का मतलब क्या होगा? बायोस्फीयर जो था वो तीनों से मिलकर बनता है, बायोस्फीयर जो रहता है तीनों से मिलकर बनता है। तो एनवायरमेंट का मतलब क्या होगा? बहुत बढ़िया, इसका मतलब होगा जीवों और उनके परिवेश के बीच संबंध। ठीक है, और बायोस्फीयर में ये तीनों चीजें आ जाएगी, यानी कि लैंड, वाटर और एयर जहां पे इंटरेक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर कहते हैं। तो मुझे मिल गया मेरे पहले वाले का आंसर ई, और एनवायरमेंट का आंसर मिल गया एफ, यानी कि 6th नंबर का। ठीक है, क्लियर है? फिर से मैं एक बार बता देती हूँ कि एटमॉस्फेयर यानी कि हमारा वायुमंडल, जो हमारी चादर रहती है, वायु की चादर। ठीक है, जैसे हम चादर ओढ़ के सोते हैं उसी तरीके से हमारे एनवायरमेंट के आजू बाजू हवा की एक चादर रहती है, एटमॉस्फेयर की बहुत सारी लेयर्स रहती है। ठीक है, क्लियर है? तो ये हो गया। हाइड्रोस्फीयर का मतलब पानी, पानी जहां पे दिखा जलमंडल यानी कि जलीय क्षेत्र। ठीक है, उसके बाद पर्यावरण जो है जहां पे सारे जीव एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, बायोटिक और एबायोटिक एक साथ मिलकर रहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? पर्यावरण। और बायोस्फीयर के अंदर यानी कि जैव मंडल के अंदर क्या रहता है? लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों एक साथ रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? जैव मंडल यानी कि बायोस्फीयर। तो ये जो था इसके लिए डायग्राम आपको ये एनसीईआरटी में दिया गया है। ठीक है, ये सेम टू सेम डायग्राम आपको एनसीईआरटी में दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब किसके बारे में हम देख रहे हैं? पर्यावरण के बारे में देख रहे हैं। तो ये पर्यावरण, पर्यावरण इसे हम और क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? पारितंत्र कहते हैं। और जिसमें हम ये इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें हम पारितंत्र के बारे में स्टडी करते हैं, उसे क्या कहते हैं? कोई बता सकता है? इकोसिस्टम के बारे में जहां पर हम स्टडी करते हैं वो ब्रांच को क्या कहते हैं? चलिए सभी एक बार ट्राई जरूर करेंगे कि हम जहां इकोसिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं, पारितंत्र की जहां पर पढ़ाई की जाती है, जहां पे अध्ययन किया जाता है, उस ब्रांच को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, इकोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में हम क्या करते हैं? इकोसिस्टम के बारे में यानी कि पारितंत्र के बारे में अध्ययन करते हैं। बहुत बढ़िया। ठीक है, सभी को क्या करना है? कमेंट में लिखते जाना है। ज्यादा से ज्यादा कमेंट में लिखेंगे तो आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी। तो इकोसिस्टम में हम किसके बारे में पढ़ते हैं? इकोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये एक ऐसा तंत्र रहता है जहां पे सारे लोग आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ मिलकर रहते हैं। अब भौतिक और रासायनिक मतलब फिजिकल और केमिकल। ठीक है, क्या होता है? फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स जो रहते हैं एनवायरमेंट में, उसके साथ जो है सारे जीव मिलकर रहते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे आसपास जितने भी चीजें हैं वो किसके अंदर आती है? इकोसिस्टम के अंदर यानी कि पारितंत्र के अंदर आती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है आप सभी को दिख रहा होगा कि ये साइंस का क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है। तो मैंने आपको जब यहाँ पे सिलेबस स्टार्ट कराया था तो आपको बोला है कि साइंस जो है आपको थोड़ी सी पूछी जाएगी, साइंस जो है ईवीएस में थोड़ी सी पूछी जाएगी, और ये एकदम बेसिक साइंस रहती है। कैसी साइंस रहेगी? एकदम बेसिक सी साइंस रहेगी। तो ये वाला क्वेश्चन देखिए, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम ही इजी क्वेश्चन है। इसका जल्दी से आंसर करके बता दीजिए कि हमारे पास 24 ग्राम पर मिलीलीटर घनत्व है। घनत्व यानी कि मेरे पास जो डेंसिटी है वो कितनी दी हुई है? 24 ग्राम पर मिलीलीटर की दी हुई है। अब डेंसिटी का मतलब कोई जानता है? डेंसिटी का मतलब क्या होता है? हमने तो ये देख लिया कि डेंसिटी इतनी दी हुई है, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग है डेंसिटी की वो कोई बता सकता है क्या? डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे कोई एक जगह है, उसमें कितने पार्टिकल्स है, कितने पार्टिकल्स है, वो क्या हो जाएगा? उसकी डेंसिटी की वो पास है कि दूर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसकी डेंसिटी कहते हैं, उसका घनत्व कहते हैं।
अब आपको आयतन कितना दिया हुआ है, 6 मिलीलीटर का दिया हुआ है, यानी कि वॉल्यूम कितना दिया है, 6 मिलीलीटर दिया है। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मास निकालना है, द्रव्यमान निकालना है, ये आपको फाइंड करना है। अब मुझे मेरे पास एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला मेरे पास क्या है, घनत्व का फॉर्मूला है, डेंसिटी का फॉर्मूला है मास बटे वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन। ये मेरे पास एक फॉर्मूला है। तो मैं यहाँ पे पहले वैल्यू पुट कर देती हूँ कि डेंसिटी मुझे कितना दिया है, 24 दिया हुआ है। मास मुझे नहीं पता है, तो मास को मास ही रहने देंगे, और वॉल्यूम यानी कि मुझे आयतन कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको सभी को पता होगा, सभी को इतनी मैथ्स तो आती होगी कि जो चीज यहाँ पे नीचे रहती है इधर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाती है, सभी को इतना तो बेसिक मैथ्स आता होगा। तो मुझे क्या निकालना है, मास निकालना है, यानी कि द्रव्यमान निकालना है। तो मास क्या हो जाएगा, 24 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 24 को जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 144 ग्राम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144 ग्राम। तो मेरा जो द्रव्यमान है, जो मास है, कितना निकल गया, 144 निकल गया। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके का एक बार और क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो मैं आपको वो क्वेश्चन देती हूँ और आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं अब आपको दे रही हूँ कि मेरे पास मास है, अब मास आपको दिया हुआ है 300 ग्राम। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है, 300 ग्राम, और डेंसिटी यानी कि घनत्व कितना दिया हुआ है, मान लीजिए 60 ग्राम पर मिलीलीटर दिया है। आपको वॉल्यूम निकालना है, आयतन निकालना है। चलिए ये क्वेश्चन का आंसर करेंगे। देखिए उसी पर बेस्ड एक बार और क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, उसी फॉर्मूले से पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए बताइए कि वॉल्यूम यानी कि आयतन क्या होगा, इसका आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगी। चलिए जल्दी से इसका आंसर मुझे निकाल कर बताएंगे। देखिए फिर से मैं फॉर्मूला लिखती हूँ, फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम, आयतन निकालना है, तो वॉल्यूम इधर चला जाएगा और मास अपॉन डेंसिटी आ जाएगा। वॉल्यूम की जगह किसने ले ली, डेंसिटी ने, डेंसिटी की जगह किसने ले ली, वॉल्यूम ने ले ली। तो मास मेरा कितना दिया हुआ है, 300 दिया है, और डेंसिटी कितनी दी हुई है, 60 दी हुई है। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, 1/2 कैसे आ रहा है, चलिए 1/2 सभी का रॉन्ग है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, यानी कि 5 मिलीलीटर जो रहेगा वॉल्यूम रहेगा, आयतन रहेगा, 5 रहेगा, 180 नहीं रहेगा। ठीक है, 180 कैसा आ रहा है, 180 तो कहीं से भी नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, 5। तो वही फॉर्मूले पर 2 बार ईवीएस में क्वेश्चन आ चुका है, 2 बार ये क्वेश्चन इस तरीके के आए हुए हैं। तो देखिए इतना इजी क्वेश्चन था और देख के डर लगता है, देख देख के हमें डर लग जाता है कि कितना हार्ड क्वेश्चन होगा, भैया ये न्यूमेरिकल है, फिजिक्स है, मेरे से तो अब बनने नहीं वाला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको ट्राई जरूर करना है कि ये कुछ ना कुछ फॉर्मूला लगाइए, बिल्कुल कुछ भी चीज छोड़कर मत आइए, एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छोड़कर मत आइए, कम से कम ट्राई जरूर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए ये भी जो है आपको थोड़ा साइंस टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ये ईवीएस में पूछा गया है। ईवीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक रामा है, रामा क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है अपने दोस्तों के साथ। क्या कर रहा है, क्रिकेट खेल रहा है। तो क्रिकेट जब उसे खेलना है, क्रिकेट खेलना है, तो उसके लिए उसको कौन सी ऊर्जा का यूज करना पड़ेगा, कौन सी एनर्जी जो है क्रिकेट के दौरान वो यूज करेगा। प्रकाश ऊर्जा कर सकता है क्या, प्रकाश ऊर्जा तो वो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। प्रकाश ऊर्जा कैसे करेगा, सनलाइट वाला, आपने कोई मिल गया पिक्चर देखी है, कोई मिल गया, वो जो रहता है एलियन, एलियन क्या करता है, लाइट से, प्रकाश से अपनी सारी एनर्जी को लेता है और उससे काम करता है। तो हम तो एलियन नहीं है, रामा भी एलियन नहीं था, तो वो लाइट एनर्जी तो बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकता। कर सकता है क्या यूज, नहीं कर सकता। दूसरी बात है साउंड एनर्जी,
हम गाना सुनते सुनते क्या हम छक्का मार सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं मार सकते, यानी कि साउंड एनर्जी का भी काम नहीं आएगा, केमिकल एनर्जी भी नहीं आएगी। तो जो हमारी है मस्क्यूलर एनर्जी यानी कि मांसपेशियों की जो ऊर्जा है वो ही उसको छक्का मारने में मदद करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो रामा को अगर क्रिकेट खेलना है तो कौन सी एनर्जी का उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा? मस्क्यूलर एनर्जी का, यानी कि मांसपेशियों की ऊर्जा का उसे इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इससे देखिए एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ था, एक और क्वेश्चन रिपीट हुआ था। मैं वो आपको रिपीटेड क्वेश्चन बताती हूँ कि इस तरीके का जो ऊर्जा वाला है वो क्वेश्चन क्या पूछा गया था। आपको ये क्वेश्चन पूछा गया था कि आपको कैंची से एक पेपर को काटना है और उसकी डिजाइन बनाना है। क्या करना है? कैंची से पेपर को काटना है और उससे एक डिजाइन बनाना है। तो वहां पर भी आप कौन सी ऊर्जा का इस्तेमाल करेंगे? सेम टू सेम कॉन्सेप्ट है। अगर मुझे कैंची से काटना है, कैंची से काटना है तो मैं क्या करूंगी? अपनी मांसपेशियों, उंगलियों का इस्तेमाल कर रही हूँ, यानी कि मैं मांसपेशियों का, अपनी मसल्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो वहां पे भी क्या आंसर था? मस्क्यूलर एनर्जी ही आंसर था। तो देखिए किस तरीके से वो क्वेश्चन घुमा के आपसे एग्जाम में पूछते हैं। एक ही कॉन्सेप्ट है, एक ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन पूछने का तरीका एकदम अलग अलग है। तो मैं आपको इसी तरीके के सारे क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। ठीक है, तो कल से जो है वो हम एकदम जी जान से, एकदम मेहनत से हमारी तैयारी को चालू कर देंगे। हमारा टारगेट जो है, मैं तीसरी बार ये रिपीट कर रही हूँ कि 30 आउट ऑफ 30 का टारगेट है। कोई ये भूलेगा नहीं, अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि 30 आउट ऑफ 30 मुझे लाना है। और अगर आपने टीचिंग परीक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी पढ़ाई के लिए कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और उसका रिपीटेड क्वेश्चन क्या है। विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन, विथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए जी, जेटेड की क्लास भी बहुत ही जल्दी कंटिन्यू होगी। अभी हमारी जो डेली रहेगी 4 बजे, वो अभी ईवीएस की क्लास रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी असम में खाए जाने वाली चावलों की एक किस्म है? देखिए अब क्या पूछा है, असम के बारे में पूछ लिया है। अब ये असम जो है किसके अंदर आ जाएगा? ये शेल्टर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। मैं जो टॉपिक वाइज आपको पढ़ाऊंगी तब मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है, तो ये जो असम के बारे में अगर पूछ रहा है तो यहाँ पे कौन से चावल को यूज किया, कौन से चावल को खाया जाता है? तो कौन से चावल को खाते हैं? बोरा राइस को खाते हैं। बोरा राइस याद रखेंगे, बोरा राइस। अब ये बोरा राइस जो रहता है उसके बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देती हूँ कि ये बोरा राइस देखिए इस तरीके की चिपचिपे चावल रहते हैं, चिपचिपे चावल रहते हैं। तो असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? बिहू। यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट बन गया कि असम में कौन सा त्योहार मनाया जाता है, कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? बिहू। तो बिहू जब मनाते हैं तो रात के टाइम क्या करते हैं? वो सारे एक साथ बैठ जाते हैं और ये राइस, ये जो बोरा राइस है उसको एक साथ खाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? उनका सामुदायिक डिनर कहते हैं। सामुदायिक डिनर करते हैं वो लोग बैठ के बिहू फेस्टिवल के दौरान। तो उस समय जो चावल बनाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? बोरा राइस कहते हैं। ये आपको याद रखना है, ये एकदम चिपचिपे किस्म की रहती है। ठीक है, अब ये जो चिपचिपे चावल है किसी ने यूज किया है, किसी ने कहीं पे इसका इस्तेमाल किया है? मैं ये नहीं कह रही हूँ बोरा राइस का ही इस्तेमाल किया है, हम भी कभी चावल बनाते हैं तो चिपचिपे हो जाते हैं। तो क्या आपने कहीं पे चिपचिपे चावल का इस्तेमाल किया है किसी ने? कोई मुझे बता सकता है कि किसी ने भी कहीं पे भी अगर चिपचिपे चावल का इस्तेमाल किया होगा तो वो मुझे बता सकता है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे पतंग उड़ाते होंगे। हम क्या करते हैं, वो जो पतंग रहती है उसकी वो जो डंडी रहती है उसे चिपकाने के लिए बचपन में चिपचिपे चावल का इस्तेमाल करते थे, या कागज को चिपकाने के लिए भी हम क्या करते थे? चिपचिपे चावल का इस्तेमाल करते थे। तो अब ऐसा याद रख सकते हैं कि असम जो रहता है वहां पर चिपचिपे चावल का इस्तेमाल किया जाता है। कब? बिहू फेस्टिवल के दौरान। वो सब एकदम ग्रुप वाला लंच करते हैं, एक साथ बैठ के क्या करते हैं? डिनर करते हैं रात के टाइम, और उसमें वो बोरा राइस को खाते हैं। अब अगर मैं असम की बात करूं तो देखिए मैं एकदम डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं? हमारा कोर्स भी बाय कर सकते हैं, वहां पे एकदम डीप में हम पढ़ाते हैं।
लेकिन यहाँ पे हम थोड़ी बेसिक चीजें करेंगे। अगर मैं असम की बात करूं तो वहां पे जो घर बने रहते हैं, किसके बने रहते हैं? बांस के बने रहते हैं, बैम्बू के बने रहते हैं, ये आपको याद रखना है। और कैसे बने रहते हैं? 10 से 12 फीट ऊंचे रहते हैं, जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे रहते हैं, क्योंकि असम में क्या हो जाती है, कभी भी बाढ़ आ जाती है। सबसे ज्यादा जो बाढ़ आती है असम में आती है। तो असम में ये बाढ़ से बचने के लिए वो अपने घरों को क्या करते हैं? जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचा बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि असम के बारे में हमने क्या देखा कि उनके जो घर रहते हैं बांस के बने रहते हैं और वो बोरा राइस खाते हैं। सभी को ये याद रखना है। मैं जब भी रिवीजन लूंगी तो सभी का मुझसे आंसर मुझे आना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि जब हम ईंधन जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है। जब भी हम क्या करते हैं, ईंधन को जलाते हैं। अब ईंधन का मतलब ले लीजिए लकड़ियां। ठंडी रहती है तो हम क्या करते हैं, उस समय लकड़ियां जला के सब आग सेकते हैं ना, हाथ पैर सेकते हैं, हमें ठंड ना लगे करके हम आग वगैरह जला लेते हैं, एकदम बढ़िया से जला लेते हैं। तो जब हम उसे फ्यूल जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होती है? चलिए, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे आग भी सेकी होगी। तो जब हम आग सेकते हैं ठंडी के मौसम में तो ये हमें क्या देती है? जब हम इसे जलाते हैं तो हमें क्या मिलती है? उससे बहुत सारी हीट निकलती है, वो गर्म रहती है, उससे बहुत सारी हीट ऊष्मा निकलती है और साथ में प्रकाश भी निकलता है। बहुत सारा क्या निकलता है वहां पे? प्रकाश भी निकलता है। तो ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा यानी कि हीट और लाइट एनर्जी, ये आपको याद रखना है। देखिए, ओनली लाइट एनर्जी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती, क्योंकि जब भी हम अपने लकड़ियों को या ईंधन को जलाते हैं तो उससे ऊष्मा यानी कि हीट भी निकलती है। तो केवल प्रकाश एनर्जी हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो ये ऑप्शन तो पहले ही काट दिया हमने। मैकेनिकल, कहीं पे भी वहां पे मैकेनिकल एनर्जी तो नहीं आएगी, यानी कि ये ऑप्शन को भी आप काट सकते हैं। और चौथा देखिए, साउंड एनर्जी। कभी आप लकड़ियों को जलाते हैं तो कुछ ध्वनि निकलती है क्या? साउंड निकलती है क्या? नहीं निकलती। बेसिक चीजें है, बेसिक अपना दिमाग लगाना है, अपना सेंस ऑफ ह्यूमर यूज करना है और आंसर करना है। एग्जाम में भी अगर आप कहीं फंस जाओ तो जरूरी नहीं कि आपको आंसर आना ही चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचेंगे, अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करेंगे तो बिल्कुल आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हमें क्या मिल गया? हीट एंड लाइट, यानी कि ऊष्मा और प्रकाश एनर्जी। ठीक है, क्लियर है जी? शाइस्ता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि जो बिहार राज्य है, यानी कि जो बिहार स्टेट है, उसमें जो बी कीपिंग की जाती है, मधुमक्खी पालन का जो कार्यक्रम होता है, वो वर्ष की, उसमें जो वर्ष की अवधि रहती है, हम कौन से मंथ में करते हैं? चलिए सभी इसका आंसर करेंगे। मधुमक्खी पालन जो किया जाता है, तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन से क्या पता चला कि मधुमक्खी पालन कहाँ पे हो रहा है? बिहार में हो रहा है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, तो बिहार में ये जो मधुमक्खी का पालन किया जाता है वो कौन से महीने में किया जाता है? बहुत बढ़िया, अक्टूबर से दिसंबर के महीने में किया जाता है। कब किया जाता है? अक्टूबर से दिसंबर के महीने में किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखने की है बी कीपिंग के लिए, यानी कि मधुमक्खी पालन को क्या कहा जाता है? सबसे पहले आपको उसके मेथड का नाम याद रहना चाहिए, एपीकल्चर। एपीकल्चर जो है उसे हम क्या कहते हैं? मधुमक्खी पालन, यानी कि बी कीपिंग जो प्रोग्राम है, उस पूरे प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, अब मधुमक्खियां जो है सबसे ज्यादा जो रस लेती है, कौन से फूलों से लेती है? लीची। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लीची, लीची के जो फूल रहते हैं उस पर मधुमक्खियां बैठती है और उससे क्या लेती है? रस लेती है। अब ये जो लीची के फूल है, लीची के जो फूल है सबसे ज्यादा कौन से महीने में निकलते हैं? फरवरी के महीने में निकलते हैं। तो ये वाली भी जो बात है आपको ध्यान देने की बात है। क्या क्या देखा हमने? मधुमक्खी पालन जो है वो बिहार में होता है, उसके बाद उसे क्या कहा जाता है? एपीकल्चर कहा जाता है। मधुमक्खी अपना जो रस लेती है सबसे ज्यादा कौन से फूलों से लेती है? लीची के फूलों से लेती है, जो फरवरी के महीने में आता है। ठीक है, अब बी कीपिंग जो की जाती है वो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में,
अक्टूबर से दिसंबर के महीने में की जाती है। देखिए ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो लड़की है ये अनीता खुशवाहा नाम की लड़की है, आपको ये एनसीईआरटी में दिया है। तो ये जो अनीता नाम की लड़की है ये क्या कर रही है, बी कीपिंग का काम कर रही है, मधुमक्खी पालन का काम कर रही है। ठीक है, मधुमक्खी के पालन का काम कर रही है, यानी कि वो क्या कर रही है, एपीकल्चर कर रही है। तो उसने क्या पाया, उसने क्या देखा, जब उसने ये एपीकल्चर चालू किया तो उसने क्या देखा कि जो मधुमक्खी पालन है वो सबसे अच्छा जो महीना है वो कब है, अक्टूबर से दिसंबर है। उसने ये देखा और उसने ये भी क्या पाया कि जो मधुमक्खी सबसे ज्यादा रस लेती है, किससे लेती है, लीची के फूलों से लेती है, जो फरवरी के महीने में उगते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये किसने बात निकाली है, अनीता खुशवाहा नाम की, आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब एक छत्ते से, एक जो छत्ता रहता है मधुमक्खी का, जो एक छत्ता है, सभी ने छत्ता देखा होगा ना मधुमक्खी का, मधुमक्खी का जो छत्ता रहता है उसमें से कितना शहद निकलता है, एक छत्ते से 12 किलोग्राम का जो शहद है वो हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखने वाली बात है कि मधुमक्खी का जो छत्ता है उसमें से हमें कितना शहद मिलता है, 12 किलोग्राम का शहद मिलता है। तो ये जो थी एकदम बेसिक बातें मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, कोर्स परचेस कर सकते हैं, चाहे बीपीएससी हो, केवीएस हो। अभी 50% जो है ऑफ चल रहा है। अगर आपको सब चीजें एकदम डिटेल में पढ़ना है तो आप बिल्कुल कोर्स परचेस कर सकते हैं हमारा, चाहे सी टेट हो, केवीएस हो, यूपी टेट हो, कोई भी कोर्स हो, उस पर 50% ऑफ चल रहा है। तो आप बिल्कुल जाइए और उसे एनरोल करिए और एकदम डिटेल से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिए। तो यहाँ हम जो है अभी बेसिक मैंने स्टार्ट किया है, कल से हम जो पढ़ने वाले हैं टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, एकदम टॉपिक वाइज उसे भी हम एकदम बेसिक से पढ़ने वाले हैं, और कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं उससे और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं आपको सारी चीजें बताने वाली हूँ। तो आपको क्या करना है, डेली ईवीएस की क्लास अटेंड करना है, सीटेट की जो 4 बजे हमारी होने वाली है, तो आपको डेली एकदम प्रेजेंट हो जाना है 4 बजे। ठीक है, सभी प्रेजेंट रहेंगे ना कल से। तो हम क्या करने वाले, कल से टॉपिक वाइज स्टार्ट करेंगे और सभी क्या करेंगे, 4 बजे यहाँ पे मुझसे जुड़ जाएंगे। और अगर आपने टीचिंग परीक्षाओं को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और आपको अगर वीडियो पसंद आया है, लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, जितने आपके ग्रुप्स है जो सीटेट की आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, जिन्हें ईवीएस पढ़ना है, तो आप उन्हें भी बता सकते हैं, उन्हें भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो सिर्फ आज आपको मैंने एक डेमो क्लास दी है, एक इंट्रोडक्शन क्लास दी है कि हमें पढ़ना कैसे है, हमें क्या करना है, पहले पूरे सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है। हम ज्यादा से ज्यादा अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और फिर हम अपने पीवाईक्यूज पर आएंगे, ज्यादा से ज्यादा फिर रिवीजन करेंगे। तो इस तरीके से अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर पढ़ना है, क्योंकि इसके पहले जो सीटेट का एग्जाम दिए हैं उन बच्चों का ये वो था, ड्रॉबैक था कह सकते हैं, कि उनका टाइम मैनेजमेंट बराबर नहीं था। ठीक है, उन्होंने टाइम मैनेजमेंट को बराबर प्रॉपर तरीके से नहीं फॉलो किया था। जो हमने भी यहाँ क्लासेस में बताया था, हम आपको बिल्कुल टाइम मैनेजमेंट भी सिखाते हैं, टाइम मैनेजमेंट भी बताते हैं कि कितने दिन में हम ऐसा ऐसा पढ़ने वाले हैं, आगे क्या करने वाले हैं। बिल्कुल एकदम अच्छी तरीके से अगर आपको पढ़ना है तो आप बिल्कुल टीचिंग परीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिए और जितना ज्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड्स को इसके साथ जुड़ने के लिए कहिए। तो आज के लिए बस इतना ही है। हम कल से अपनी मेन क्लासेस जो ईवीएस की है वो चालू करने वाले हैं शाम के 4 बजे। तो आप सभी को तब तक के लिए थैंक यू, बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।